हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी अपनी ज़बरदस्त ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम एसएसटी की क्लास करा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने एसएसटी की क्लास करेंगे। और जितनी वीडियो पे आप जितनी भी हमारी क्लासेस चली थी, उतना प्यार आप लोगों ने दिया था, उतना ही प्यार सम्मान, ठीक है, सब कुछ अपना एसएसटी के भी क्लास पे दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिए। हमारे चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने एसएसटी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा कारक है जो अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कारक पूछा है यहाँ पर। पहला है आपका भारत सरकार की औद्योगिक नीति, दूसरा है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, तीसरा है आपका कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, और चौथा है कि तूती कोरीन पत्तन तक पहुँचना आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, कि यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ठीक है, सबसे जो उत्तरदायी कारक है वो आपके यही है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक 1 मिनट, चलिए, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो बागान होते हैं वो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? पहला है भूमि और पूंजी, दूसरा है केवल पूंजी, तीसरा है भूमि और श्रम, और चौथा है फ्रेंड्स श्रम और पूंजी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका भूमि और पूंजी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो होती है बागान के लिए वो भूमि और पूंजी की होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट इंडियन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ब्लैक फुट इंडियन है, पहला ऑप्शन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला, और दूसरा ऑप्शन है आपका कनाडा में प्रवासी भारतीय, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका ब्लैक फूड इंडियन है वो आपका क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। ठीक है, ये जनजाति है ब्लैक फूड इंडियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी यानी कि गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार खाली स्थान के साथ किया जाता है। इनका उपचार किसके साथ किया जाता है? पहला आपका है आइबू प्रोफोन, ठीक है, आइबुप्रोफोन, दूसरा है एल्ड्रीन, चौथा है आपका डिक्लोफेनैन, और चौथा है आपका एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो आपके गिद्धत हैं, ठीक है, किडनी यानी कि गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे थे, तो जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा डिक्लोफेनैक। ठीक है, डिक्लोफेनैक के साथ किया जाने लगा था उपचार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन क्रियाएं छत्रक सैल बनाती हैं जो प्रायः खाली स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पवन है वो क्रियाएं छत्रक सैल बनाती हैं जो प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला है रेगिस्तानों में, और दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, तीसरा है पहाड़ों, और चौथा है आपका पठारों में। तो देखिए फ्रेंड, जो पवन क्रिया यानी कि छत्रक सैल जो बनाती हैं वो आपके रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि जो 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये सही है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है ऑप्शन।
अगला ऑप्शन है कि उन शाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। और तीसरा है कि पठार और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। और चौथा है फ्रेंड्स कि देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से जो चारों दिया गया था ऑप्शन, उसमें से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, आपका देखिए पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खाली स्थान के लिए, ठीक है, कैलिको अधिनियम पारित किया। यानी कि जो 1720 में ब्रिटिश सरकार था उसने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लैंड में कैलिको यानी कि सूती कपड़ा उद्योग का बढ़ावा देने। ठीक है, दूसरा है इंग्लैंड में कैलिको फिर यानी कि सूती, ठीक है, कपड़ों का उत्पादन करने। तीसरा है आपका इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। और चौथा है कि काली कट के विद्रोहियों को दंड देने। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आपके 1720 में ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही है कि जो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों यानी कि छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, कैलिको अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि छापेदार सूती कपड़ों यानी कि छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ यहाँ पर आरेख बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना, देखिए यहाँ पर वर्षा हो रही है, ठीक है, और लिखा है आर्द्र वायु यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर वर्षा हो रही है वो किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पर कि संवहनी वर्षा, दूसरा है सम्मुखीय अग्रवर्षा, तीसरा है आपका चक्रवर्ती वर्षा और चौथा है आपका पर्वतीय वर्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा हो रही है। देखिए ये आपके जो पर्वत बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल वर्षा हो रही है, तो ये आपके पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर जो वर्षा है किस प्रकार को दर्शाया गया है, तो पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली खाली स्थान की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है उसमें बिजली की जो प्रक्रिया है उत्पादित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें नाभिकीय संघटन, दूसरा है आपका परमाणविक कंपन, तीसरा है आपका नाभिकीय संलयन और चौथा है आपका नाभिकीय विखंडन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो बिजली की, ठीक है, यानी कि बिजली है उसमें किसका प्रक्रिया उत्पादित की जाती है, यानी कि किसकी प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा, यानी कि किन स्थिति में दिन का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले चलिए हम लोग चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ फिगर आपके बने गए, यहाँ पर देखिए सूर्य है और यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी की स्थितियाँ हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे सूर्य यहाँ पर है, तो पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने घंटे तक रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा घंटे तक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है क्या दिया है कि पहला ऑप्शन में है सी, दूसरे में है डी और तीसरे में आपका ए, चौथे में है बी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि जो आरेख दिया गया है विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को जो दर्शाता है ए बी सी डी तथा ई। ठीक है, पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन स्थिति, ठीक है, कौन स्थिति में
दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो देखिए कौन सी स्थिति में जो दिन का प्रकाश है सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो डी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए प्रकाश आपका यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए, तांती, मोमीन और देवांग समुदाय, ठीक है, खाली स्थान में लगे हुए थे। तांती, मोमीन और देवांग समुदाय खाली स्थान में लगे हुए थे। पहला है लकड़ी के काम, दूसरा है बर्तन बनाने का काम, तीसरा है चमड़े का काम, चौथा है बुनने का काम। तो देखिए फ्रेंड, जो तांती होता है, मोमीन और देवांग समुदाय होता है, ये लोग कौन से काम में लगे हुए थे फ्रेंड्स, तो ये लोग जो हैं वो आपके बुनने के काम में लगे हुए थे, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4th। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे वो दिल्ली से, यानी कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, तीसरा है मंगोलों से बचने के लिए, चौथा है दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अपनी जो राजधानी थी यानी कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, वहाँ पर क्यों किया गया था फ्रेंड्स, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, यानी कि जो हमारे भारतीय इतिहास है फ्रेंड्स, इसको देखिए प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। पहला है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है कि 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। चौथा है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वो कौन सी ऐसी समस्या थी, ठीक है, कि कौन सी ऐसी समस्या है जो कि तीनों, ये जो 3 काल हैं भारतीय इतिहास के, कि बहुत ही समस्याएं हैं। तो इसका देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका 3rd हो जाएगा कि यह संकल्पना जो है वो पश्चिम से ली गई थी, ठीक है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तारकड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका 3rd जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो पहला ऑप्शन है स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। चौथा है मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उन्होंने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, तो क्यों की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर वो जो हुगली नदी की स्थापना की थी वहाँ पर इसलिए किया गया था कि ये एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए कि जहाँ से फैक्ट्री जो है अपना काम चला सके, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका 2nd हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है, ठीक है, उसने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। पहला ऑप्शन है
पुल और सड़कें बनाने, ठीक है। दूसरा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। तीसरा है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। चौथा है ब्रिटेन में इनके क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से, ठीक है, किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि अहमदाबाद, ठीक है, यदि अहमदाबाद 42 डिग्री 30 फीट ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे, ठीक है, 8 बजे यानी कि प्रातः है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 7:20 प्रातः, दूसरा है आपका 7 प्रातः, ठीक है, यानी कि सुबह, और तीसरा है आपका 8:40 और चौथा है आपका 8, ठीक है, 8 बजे यानी कि। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7:20 प्रातः, ठीक है, मानक देशांतर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। तो पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिजली, तीसरा है बलबन खिलजी और बलबन हो गया तीसरा, और चौथा है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फ्रेंड्स वो ऐसा कौन सा शासक था जो शहर के सॉरी जो अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया था फ्रेंड्स, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। इन्होंने ही अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीदरी क्या था, ठीक है, आपको बताना है कि बीदरी क्या था। तो देखिए पहला ऑप्शन है बीदरी में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था, ठीक है, जो बीदर है उसमें उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था। दूसरा है बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, और तीसरा है बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, और चौथा है कि बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो देखिए फ्रेंड जो बीदर था वो आपका क्या था, वो आपका बीदर एक शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, ठीक है, यही था। तो यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी यानी कि जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है, वर्तमान के इतिहास आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। यानी कि जो आदिवासी होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो लोग अपना जो पिछला लिखित रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसको नहीं रखते हैं। तो वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो जो इतिहासकार है आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, दूसरा है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, तीसरा है पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, और चौथा है कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके जो वर्तमान के इतिहासकार हैं वो आदिवासियों का इतिहास लिखते हैं, ठीक है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीतरा ड्यूरा थी या फिर था, ठीक है, पीतरा ड्यूरा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है यूनानी देवता, दूसरा है धात्विकी तकनीकी, और तीसरा है भवनों को सजाने की शैली, और चौथा है आपका उत्तराधिकार की भूमिका। तो देखिए फ्रेंड्स जो पीतरा ड्यूरा था या फिर थी, तो ये आपके भवनों को सजाने की शैली थी, ठीक है, पीतरा ड्यूरा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो पीतरा ड्यूरा है वो भवनों को सजाने की शैली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था,
ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है मतलब जो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। ठीक है, पहला है सजावटी द्वार, दूसरा है रंगशाला यानी कि नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, तीसरा है यज्ञ देवी यानी कि पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, चौथा है आपका हवन कुंड यानी कि वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था वो आपका क्या था, सजावटी द्वार था। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा, सजावटी द्वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो ब्रिटिश सरकार थे 1957 में, तो कौन से 3 विश्वविद्यालय उस टाइम स्थापित किए गए थे। पहला है आपका कलकत्ता बम्बई पंजाब, दूसरा है आपका कलकत्ता बम्बई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई, और चौथा ऑप्शन है आपका कलकत्ता मद्रास तथा बनारस। तो देखिए फ्रेंड, जो 1857 में जो आपके 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे वो आपके कलकत्ता मद्रास और बम्बई हैं। ठीक है, यहीं पर आपके 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में और एक मुंबई में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने, ठीक है, 12वीं शताब्दी में जो कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वह जो वर्तमान में स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। पहला है आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर दूसरा है आपका पंजाब हरियाणा, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, चौथा है आपका झारखंड बिहार। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके कीरा मुखिया थे जिन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया था कीरा मुखियाओं लोग ने, वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन जो थर्ड है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो जिसका संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। पहला है आपका राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है आपका पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है चोल राष्ट्रकूट पाल, और चौथा है आपका पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके राज्य हैं जो राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल हुआ था वो आपके राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका फ्रेंड वो आपका फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से, ठीक है, किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है टीबी मैकाले, दूसरा है आपका कार्नवालिस, और तीसरा है आपका चार्ल्स क्लाइव, और चौथा है आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था फ्रेंड्स वो आपके वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, वारेन हेस्टिंग हैरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बताना है कि ग्रहों का कौन सा ऐसा संयोजन है जो कि गैसीय ग्रह कहलाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति मंगल पृथ्वी नेपच्यून, तीसरा है शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, और चौथा ऑप्शन है आपका मंगल शुक्र शनि यूरेनस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ग्रहों का गैसीय ग्रह कहलाता है वो आपका सबसे करेक्ट क्या है, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉमन एरा क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन एरा क्या है। पहला ऑप्शन है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, दूसरा है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, और तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, चौथा है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके कॉमन एरा है, ठीक है, वो आपके क्या है फ्रेंड्स,
तो आपके यही है कि क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आपका देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर पहला है अतीत के स्मृति यानी कि शेष अवशेष मिलते हैं, दूसरा है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, तीसरा है इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, चौथा है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहाँ पर अतीत के स्मृति शेष यानी कि अवशेष जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि जो वर्णों में जातियाँ हैं वो क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। पहला है आपका ऑप्शन फ्रेंड्स, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, दूसरा है जाति और वर्ण समान है, तीसरा है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, चौथा है लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्णों में, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो कि भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ है कि लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से सम्मान लोगों को जरूरत थी। ठीक है, इसीलिए यह आधार बन गई थी। ठीक है, वर्णों में जातियाँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। पहला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स संथाल, दूसरा है भील, तीसरा है गोंड और चौथा है आपका अहोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके जो अहोम जनजाति हैं, ठीक है, आदिवासी, ठीक है, इनको खेल में विभाजित किया गया था, अहोम जनजाति को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना। ठीक है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि जब आप मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ा रहे हैं तो उस समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे कि विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। पहला ऑप्शन है उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक यानी कि संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, दूसरा है नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, और तीसरा ऑप्शन है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट को हल करना, और चौथा है कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों की मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक पर यानी कि नोटबुक में चिपकाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी होगी, ठीक है, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न तत्वों को समझ सकेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों की मौसम रिपोर्ट को तैयार करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, ठीक है, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण होते हैं इसमें बच्चों के जो संवेग होते हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए जो शिक्षण है उसका कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कक्षीय चर्चाएं, तीसरा है परियोजना पद्धति और चौथा है आपका व्याख्यान पद्धति। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे अच्छा यानी कि जो सबसे उचित तरीका होगा वो आपका फ्रेंड्स क्या होगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात की गई है
ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण ही सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरीबी को, ठीक है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको गरीबी पढ़ाना है तो कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। पहला ऑप्शन है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दूसरा है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तीसरा है नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। चौथा है कि विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना, व्याख्या करना। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गरीबी पढ़ाते समय कौन सा व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगा उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, ठीक है, तो इससे वो सबसे ज़्यादा उचित होगा, ठीक है, क्योंकि गरीबी को आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर वाद विवाद और चर्चा करेंगे, इसमें विद्यार्थियों को शामिल करिए, ये सबसे ज़्यादा उचित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा माना गया है कि देखा गया कि जो सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ है, ठीक है, उनमें अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर शिक्षण का उपागम होना चाहिए। पहला है व्याख्यान पद्धति, दूसरा है ऑप्शन है परियोजना उन्मुखी, तीसरा है आपका चर्चा उन्मुखी और चौथा ऑप्शन में मुक्त अंत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त अंत। ठीक है, मुक्त अंत क्या मतलब आपको समझते हैं फ्रेंड, जैसे होता है कि कई भी कोई भी समस्या है, ठीक है, उसके समाधान के लिए आपके एक ही जैसे कि एक ही उसका आंसर नहीं होता, ठीक है, कई आपके समाधान हो सकते हैं एक ही समस्या के। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त अंत सबसे करेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय पहला ऑप्शन है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए तथा यानी कि और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग फिर से क्वेश्चन की एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो पाठ्यपुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय, ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका यही होगा कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा खाली स्थान से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो लोकसभा का प्रत्येक सत्र होता है वो उसका प्रथम घंटा किससे शुरू होता है। पहला है आपका सार्वजनिक काल, दूसरा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन विशेषाधिकार काल और तीसरा है आपका शून्य काल और चौथा है आपका प्रश्न काल। तो देखिए फ्रेंड्स किससे शुरू होता है आपके लोकसभा का प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा, तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर वो आपका प्रश्नकाल से शुरू होता है। ठीक है, सबसे करेक्ट जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सभी भारतीय जो है उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार खाली स्थान द्वारा रखा गया है। यानी कि यह विचार किसके द्वारा रखा गया है कि जो सभी भारतीय हैं उनका मतदान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये किसका विचार है,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ये आपका B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि जो सभी भारतीय हैं उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह खाली स्थान को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रश्न उत्तर होता है, ठीक है, प्रश्न उत्तर जो तकनीक होती है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह किसको सुनिश्चित करती है। तो देखिए किसे सुनिश्चित करती है। पहला है परीक्षा को बेहतर से करने संबंधी, यानी कि परीक्षा को जो बेहतर से करने संबंधी विद्यार्थी की योग्यता होती है। ठीक है, और दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। तीसरा है अधिक अनुशासित कक्षा और चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो देखिए फ्रेंड्स किसको सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हमने पहले ही बताया जहाँ पर बच्चा सक्रिय रूप से, वहीं आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सक्रिय सहभागिता है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक या फिर शिक्षिका, ठीक है, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीके को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है। ठीक है, वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है। यानी कि जो एक शिक्षक है वो कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि क्षेत्र से जुड़े केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी पर चर्चा करता है। तो वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है। पहला है आपका ऑप्शन बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। तीसरा है संकल्पना को समझने की योग्यता और चौथा है आपका निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि किस पहलू पर बल दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि मूर्त उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययन पर चर्चा करता है, यानी कि मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ठीक है, इसी पहलू पर वो बल दे रहा है शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अब मीडिया को डैश यानी कि खाली स्थान के साथ निकटीय, ठीक है, मीडिया को किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मीडिया है उसको किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका गैर सरकारी संस्थाओं, ठीक है, दूसरा है नागरिक समाज, तीसरा है सरकारी एजेंसियों और चौथा है आपका व्यापारिक घरानों। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यापारिक घरानों, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, व्यापारिक घरानों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स कि जो अब मीडिया है उसको व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, व्यापारिक घरानों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस समुदाय की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया। तो पहला है आंग्ल भारतीय, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम, तीसरा है जैन और चौथा है आपका सिख। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राजेंद्र सच्चर की जो अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था वो आपका मुस्लिम था। ठीक है, मुस्लिम समिति का गठन किया गया था किसके अध्यक्षता में, न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। ठीक है, मुस्लिम समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दादन व्यवस्था है। ठीक है, आपको बताना है कि दादन व्यवस्था क्या है। ठीक है, पहला है जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, दूसरा ऑप्शन है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, तीसरा है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है और चौथा है कि जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो देखिए फ्रेंड जो दादन व्यवस्था होती है वो व्यापारी जो होते हैं कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार
अधिकार माल प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दादन व्यवस्था यही कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सी के जानू, ठीक है, एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, क्या है आपको बताना है। पहला है पटकथा लेखक, दूसरा है मानव विज्ञानी, तीसरा है आदिवासी कार्यकर्ता और चौथा है आपका पर्यावरणविद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सी के जानू हैं वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो सी के जानू है ये बहुत ही प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशांतक उद्देश्य लिखती है, ठीक है। एक कोई जो शिक्षक है वो प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार अनुदेशांतक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। विद्यार्थी जो है लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ठीक है, वो ऐसा लिखती है। तो ये जो उद्देश्य ये किस क्षेत्र में आता है। पहला हो जाएगा विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है बोधन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोधन, ठीक है। ये बोध कर रही है, बोध यानी कि समझ रही है कि क्या विद्यार्थी जो है ठीक है, वो लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, ठीक है, वो समझ रही है, यहाँ पर बोध कर रही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए, ठीक है। देखिए सामाजिक और राजनीतिक जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए, पहला ऑप्शन है वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है, दूसरा है वे ध्यान भंग होने से बचाने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है, तीसरा है वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो सामाजिक और राजनीतिक पाठ्यपुस्तकें हैं, ठीक है, बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, संदर्भित करने के लिए वो ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है, ठीक है, वर्णनों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2, ठीक है, अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जो पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 की, ठीक है, अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, दूसरा है लिखित परीक्षाएं, तीसरा है खुली पाठ्य पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, तीसरा है आपका निजी साक्षात्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी अन्य पद्धतियों के साथ क्या है, मूल्यांकन करती है, ठीक है। कौन सी जो मूल्यांकन पद्धति है समर्थन करती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, ठीक है, भाग 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, 1993, ठीक है, यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, यानी कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, पहला है व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए, दूसरा है विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित, ठीक है, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए, तीसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए, और चौथा है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो शिक्षा है आपके बिना बोझ का यानी कि 1993 के, ठीक है, यह अनुशासित करता है कि जो सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, ठीक है,
क्या करती है? सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यही वो कहती है। कौन? शिक्षा जो है बिना बोझ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है वो क्या है। पहला है बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। दूसरा है व्यक्तिगत ध्यान को अनुशासित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। और तीसरा है बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, वो आपका क्या है? बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना है। ठीक है, बाल केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र में रख करके आप जो भी करेंगे वो आपको बालक को केंद्र में रख के करेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या होगा? आपका बालक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं बिना बात किए हुए। ठीक है, तो हम लोग अपने पढ़ाई पे ही विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो आकलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना कि सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ये तो ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्त को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। और आपका तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। चौथा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वो फ्रेंड्स देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया, ठीक है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अन्योन्य क्रिया जो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो पहला है व्याख्यान और स्पष्टीकरण। दूसरा ऑप्शन है वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। तीसरा है श्रुत लेखन एवं अभ्यास। और चौथा है आपका लगातार जांच। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका व्याख्यान और स्पष्टीकरण से होगा। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? आपका फर्स्ट। और सॉरी फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट नहीं होगा आपका, यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त चित्र आप दिखाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कड़ा से संबंध है। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों जो विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सी मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है। पहला है ऑप्शन आपका संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। ठीक है, दूसरा है आपका चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना यानी कि एल्गोरिथ्म। ठीक है, और तीसरा है आपका समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। चौथा ऑप्शन है शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि मौखिक तर्कड़ा से संबंधित है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। जो आपके संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार होता है, ये आपके मौखिक तर्कड़ा से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा जनहित याचिका। ठीक है, PIL द्वारा खाली स्थान आई है। जनहित याचिका जो है वो किसके द्वारा आई है। तो पहला ऑप्शन है आपका न्यायिक सक्रियता में गिरावट। दूसरा है सरकारी कामकाज में बाधा। तीसरा है आपका ऑप्शन न्याय मिलने में बढ़त। और चौथा है आपका कि न्याय मिलने में बाधा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जनहित याचिका है, ठीक है, ये आपके न्याय मिलने में बढ़त के द्वारा आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो जीवन का अधिकार से संबंधित है क्योंकि पहला है, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है वो गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है केवल, यहाँ पर केवल है, हम लोग इस ऑप्शन को ऐसे ही निगेटिव कर देंगे, ठीक है। तीसरा है शिक्षा जीवन है। चौथा है सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। और शिक्षा ही जीवन है ऐसा भी आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला है कि शिक्षा जो है वो गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः, ठीक है। यानी कि जो आदिवासी हैं रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएं, ठीक है, और नाचते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः, यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन दिया है कि प्रायः, ठीक है। पहला है संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। दूसरा है इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तीसरा है आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। और चौथा है भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए वो आपका ये सेकंड ऑप्शन होगा कि जो प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खाली स्थान नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है खाली स्थान है, क्या दिया गया है, ठीक है, कि नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है तो, ठीक है। पहला ऑप्शन है जीवन का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन सेकंड है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को, ठीक है, सहयोगी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। चौथा है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सही ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके जो सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, ठीक है। जो देखिए फ्रेंड, जो प्रारंभिक स्तर पर जो इतिहास है, ठीक है, वो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका है। तो यहाँ पर है प्रश्न उत्तर पद्धति, दूसरा है ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति और चौथा है चर्चा पद्धति। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है वो आपका फ्रेंड्स कहानी कथन पद्धति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए क्योंकि, ठीक है,
उपयोग किया जाए इसके बारे में आपको बताना है। पहला है राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृति है। दूसरा है राजनीति विज्ञान राजनीति प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। तीसरा है नागरिक विज्ञान शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी एनसीएफ 2005 है सुझाव देती है कि जो नागरिक शास्त्र की जगह है, ठीक है, वो राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सामाजिक समानता है उसको पढ़ाते हुए जो शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए है आपका फ्रेंड्स समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। दूसरा है अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तीसरा ऑप्शन है संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है। चौथा है सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन की जो सामाजिक समानता है उसको पढ़ाने के लिए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड सबसे उपयुक्त उपागम यही होना चाहिए कि समुदायों से अनुभवों के, ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुभव आ रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, अनुभव का दृष्टांत देना जो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि समूह शिक्षण, ठीक है, समूह शिक्षण क्या है आपको बताना है। पहला है संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। दूसरा है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तीसरा ऑप्शन है स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो समूह शिक्षण होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कि संसाधनों रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ठीक है, यही आपका समूह शिक्षण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने आपके सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स जितने हमने आपके 60 क्वेश्चन कराए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए एसएसटी की क्लास में बस इतना ही। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।